नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का आज का पेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पेट के एग्ज़ाम में जो भी डीआई के क्वेश्चन पूछे गए, जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने देखा कि जो आपके प्रश्नों का लेवल है वो कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, नॉर्मल है। जिस लेवल से कहीं ज़्यादा हम लोग अपने नॉर्मल क्लासेस में डीआई पढ़ चुके हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर पेपर का आया हुआ है। हालांकि देखिएगा, डिजिट और जो आंकड़े देने का तरीका है वो थोड़ा सा ज़रूर बदल जाता है, लेकिन बाकी जो कैलकुलेशन और मतलब जो प्रश्न का लेवल है वो कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था। हालांकि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझते हुए एक एक प्रश्न का आंसर देना है। हम लोग तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन इसलिए बेटा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका पेपर हुआ, पेपर के 10-15-20 मिनट बाद हमारे पास डीआई आती है। फिर उस डीआई को हम टाइप करवाते हैं, पीएनजी में कन्वर्ट करवाएं, पीपीटी में बनवाएं, ठीक है। उसमें काफ़ी समय लगता है और इस तरीके से फिर जब हमारे पास बन के आता है फिर उन डाटा को चेक करवाया जाता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। फिर उसके बाद हम आपको डीआई का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि देखिएगा पेपर में जो आपको करना था वो वैसे भी आप कर चुके हैं। अब हमारा जल्दी बता देने से या पेपर के तुरंत बाद बता देने से कोई ये खास फ़ायदा तो होने वाला नहीं कि आप नहीं पेपर वापस लेके सही कर लोगे। तो आराम से अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक डीआई का सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। आप अच्छी तरीके से एक एक डीआई का सॉल्यूशन देखते जाइएगा। अच्छा, इससे ये ज़रूर है कि आज सॉल्यूशन इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ ताकि अगर कल का पेपर, जब आप जो भी बच्चे कल पेपर देंगे, तो उनको शायद हो सकता है कि इस लेवल का थोड़ा सा फ़ायदा मिले। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा डाटा क्या दिया गया है भैया। लिखा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। अब डाटा क्या है ये देखो, व्यय के मत दिए गए हैं। लिखा है कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी लाख रुपए में जो व्यय करती है वो व्यय के सोर्स हैं। देखो, वेतन में व्यय होता है, ईंधन परिवहन में व्यय होता है, बोनस देती है, ऋण पर ब्याज देती है, टैक्स देती है। इन सारी चीज़ों पे कंपनी का जो खर्चा आता है वो आपके सामने दिया गया है और उसके आधार पर आपको प्रश्नों का क्या देना है, आंसर देना है बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आप आंसर देंगे। एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए देखते जाएं भाई एक एक सवाल। लिखा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज पर की गई औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। मतलब ब्याज पे होने वाला खर्चा जो है उसका आपको औसत बताना है। तो ये रहा हमारा ब्याज, औसत बताना है। सबको उठा के ऐसा करो, जोड़ो भाई। जोड़ते हैं तो 4 5 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23 का 3 आ गया। हाँ से लगा कितना है भैया, 2। 3 2 5, 5 1 6, 6 और 6 12, 12 9 21 और 2 23 का 3। हाँ से लगा कितना भैया, 2 लगा। 1 1 1 और 2 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 2 13। तो मतलब हमारा जो आया वो 133.3 आया, लेकिन हमें तो औसत बताना है। तो बताओ ये कै वर्षों का मैटर है, 5 वर्षों का मैटर है। तो बटे तुरंत कितना कर दो, 5। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। आपका आ गया 26.66 लाख। आपका आंसर डी सही हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आसान था ना बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। जो प्रश्न अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस प्रश्न को देख सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। लिखा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, जो बोनस की राशि है, इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि का लगभग कितना परसेंट है। तो सवाल कह रहा है जो बोनस है वो वेतन का कितना प्रतिशत है। तो पहले बोनस ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं। बोनस भैया थोड़ा दशमलव दशमलव में है तो थोड़ा ध्यान दे के जोड़ना। जैसे जोड़ते हैं भैया 2, यहीं पे जोड़ लेते हैं। 2 4 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 6 20 का 0 हो गया। दशमलव के बाद का मैटर है। यहाँ पर 5 8 13, 13 और 6 कितना हो गया भैया, 13 6 18, 18 और सॉरी 13 6 19, 19 9 28, 28 और हासिल वाला 2, 28 2 30 का 0 आ गया। अब दशमलव लगा लो, हासिल लगा 3, 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 2 9 और हासिल वाला 3, 9 3 12। ये जो आपका बजट है ये आपका आ गया बोनस का बजट। अब बोनस कह रहा है कि इसके वेतन का कितना प्रतिशत है, तो बटे वेतन लिखो। वेतन लिखेंगे भैया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, 12.00।
अब बटे में अगर हम बात करें किसकी, वेतन की, तो वेतन यहीं पे जोड़ लो भैया, लगे यहाँ तो 0 0 4 4 आ गया भैया, 4 आ गया। अच्छा एक बात और याद रखना, जैसे मान लो ये दशमलव के पीछे के जीरो है ना, इनको ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब इधर जोड़ो भाई, ये 4 2 6 4 10 5 15 का 5 आ गया भाई। ठीक, हाथ से लगा 1, 3 3 6 6 5 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 4 18, और हासिल का 1, 18 1 19, 1954 है। ये आपका टोटल वेतन है, ये टोटल बोनस है। अब बोनस वेतन का कितना प्रतिशत है ये बताने के लिए आप गुणा कितना कर लीजिएगा भाई, 100 कर लीजिएगा। अब हमें भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने के लिए 1200 में भाग देंगे 1954 का, भाग तो जाने से रहा, भाग तो जाएगा नहीं, तो ऐसा करेंगे दशमलव लगा लेंगे, तो जीरो बढ़ा लेंगे भाई। अब ये बताओ अगर ये 20 होता, मतलब 2000 होता, और ये 12000 होता, 2000 से 12000 को कै बार में काटते, 6 बार में काटते, तो लगभग आपका आंसर 0.6 के आसपास जाएगा, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। बताइए तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या है, लिखा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो ऐसा करते हैं भैया जी, 2011 के सभी मदों का व्यय जोड़ लेते हैं और 2015 के सभी मदों का व्यय जोड़ लेते हैं और प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो भाई पहले तो 2011 का सभी मदों का व्यय जोड़ें भाई, 2011 के सभी मदों का व्यय क्या है, जोड़ो भाई 300, ठीक, 100 और कितना है 2, और कितना है 13.40, ठीक, और उधर कितना है 85। चलो भाई 2011 वाला बजट जोड़ो, 0 4, ये 3 2 5, 5 5 10 का 0, ये दशमलव के बाद का मैटर है, हाथ से लगा कितना है भैया 1, 1 8 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, तो ये आ गया कितना 500.40, ये 2011 का खर्चा आ गया। अब 2015 जोड़ते हैं भाई, 2015 कहाँ दिया है, ये दिया है 450, उधर कितना है 152, कितना है 2.96, उधर कितना है 39.40, उधर कितना है भाई 88 है, सबको जोड़ो, दशमलव में 6 आ गया, ये 9 4 13 का 3 आ गया, हाथ से लगा कितना 1, 2 2 4 9 13, 13 और 8 21, 2 23 का 3 आ गया, हाथ से लगा 2, 5 5 10, 10 3 13, 13 8 21, 2 23 का, एक सेकेंड यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, ये कितना है भाई 2 2 4, 4 और 9 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, और हासिल का 1 था, 21 1 22 लिखना है, ठीक। यहाँ पे 5 5 10, 10 और 10 3 13, 13 8 21, 2 23 का 3 लिखना है, हासिल लगा 2, 4 1 5 और 2 7। अब सवाल कह रहा है भैया जी कि ये जो 2011 वाला सभी मदों पे व्यय है वो 2015 वाले मदों का कितना प्रतिशत है, तो इसकी तुलना इससे करनी है। तो बेटा दशमलव तो हटा देते हैं, अब इसका हमें प्रतिशत में बनाना है। तो जैसे प्रतिशत में कोई चीज़ आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो ये बताओ, इसको इसके प्रतिशत में लिखना है तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, कितना 540 बटे कितना 732 और 36 गुणा कितना 100, इसको प्रतिशत में बदलोगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, इसको पूरा पूरा भाग दे दीजिएगा। कैसे, 5 0 0 4 0 और 2 0 100 वाले, और भाग देना है किससे भैया 73 और 23 और ये कितना 6। अब अगर हम इसका भाग दें तो देखो 7 6 42 और 7 7 49 हो जाएगा, लेकिन ये सोचो पीछे ये 73 है 70 नहीं है, तो 49 करने में ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं भाग 6 बार देते हैं, 6 6 36 का 6, 6 तिया 18, 18 3 21 का 1, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 12 और 2 14 का कितना 4 आ गया, 6 तिया 18, 1 19 का कितना आ गया 9 आ गया, फिर 6 7 42 1 43 आ गया, ठीक। अब घटा लीजिएगा, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 8, 13 में 4 गया 9 आ रहा है, 9 में 9 गया 0 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर कितना आ रहा है भैया, ये 6 आ रहा है, ठीक, एक 0 और आ गया।
अब ये बताइए 7 अट्ठे 56 होगा, क्योंकि 7 निम्न 63 ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग 68 के आसपास हमारा भाग जा रहा है, तो 68 के आसपास पहला ही उत्तर है 68.33। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं भैया अगला सवाल क्या है। भाई अगला सवाल देखिएगा भैया, अगला सवाल क्या है। लिखा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पे कुल व्यय का अनुपात बताना है। तो भैया जी करों पर टोटल व्यय देख लो, कर पे टोटल व्यय जोड़ो। कर वाला अगर जोड़े तो 5 5 10, 10 8 18, 18 5 23 का 3। ठीक, एक बार दोबारा से देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है 5 5 10, 10 8 18, 18 और 8 26 का 6 आएगा। वही तो मैं सोच रहा था गलत कहाँ हो रहा है। 8 1 9, 9 7 कितना हो रहा है 16, 16 और 7 कितना हो रहा है 16 और 7 23 हो रहा है। 23 और 8 कितना हो रहा है 23 और 8 कितना हो रहा है 31 हो रहा है। 23 और 8 कितना हो रहा है 31, और हासिल वाला 2 31 और 2 33 का कितना आ रहा है भैया 31 और 2 33 का 3 आ रहा है, हासिल लगा 3 आ रहा है। 3 1 कितना हो रहा है 4 आ रहा है, 436। ये टैक्स पे होने वाला खर्च है। अब इसके बाद क्या है भैया सभी वर्षों के लिए ईंधन वाला जोड़ना है, तो ईंधन वाला जोड़ो तो 2 5 7, 7 5 12, 12 2 14 का 4 आ रहा है। ठीक, इसको जोड़ो 1 और 3 4 और 5 9 1 10 का 0 आ रहा है। फिर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ रहा है। ठीक, अब इसको रेशियो बनाए 4 से काटो, 4 एकम 4 0, 4 निमा 36, 4 से काटो इसे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। बताइए आपका इस हिसाब से आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। देखो एक चीज़ समझ लो, क्लासरूम का माहौल अलग होता है, एग्ज़ाम का माहौल अलग होता है। दोनों को एक जैसा माहौल मान लेना हमारी मूर्खता होगी कि अगर हम मान के चलें कि एग्ज़ाम का जो हॉल हो, एग्ज़ाम का जो माहौल होगा वही माहौल क्लासरूम का होता है। तो ये समझ लीजिए जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं क्लासरूम में सवाल बता रहा हूँ बहुत अलग है, जिस समय आप एग्ज़ाम में इन्हीं सवालों को फेस कर रहे होंगे मैं आपको समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सीट आई होगी तो जाहिर सी बात है पहले मैंने सीट वहाँ पे देखी, टाइप हुई, उसके बाद मैं बताने के लिए यहाँ पे आया। वहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रश्न देखते ही उत्तर देना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, देखिएगा हम अगर स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि नहीं बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। वर्ष 2013 के दौर में इन सभी मदों में कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 2013 के दौरान कंपनी का कुल मद हमें जोड़ना है, तो सबको उठा के जोड़ लो। पहले 524 को जोड़ो, फिर 105 को जोड़ो, फिर 2.84 को जोड़ो, फिर क्या करें भैया 31 दशमलव कितना भाई 31.60 को जोड़ दो, फिर कितना है 75 को जोड़ लो। अब जोड़ो सबको, ये 4 आ रहा है 8 6 14 का, ये 8 6 14 का 4 आ रहा है, 5 4 9 9 2 11 1 12 12 5 17, 12 5 17 और हासिल वाला 1 17 1 18 का 8 आ रहा है, 2 3 5 5 7 12 और 1 13 का 3 आ रहा है, 5 1 6 1 7 आ रहा है, तो 738.44 टोटल आ रहा है। तो बताइए 2013 में सभी मदों पे टोटल खर्चा कितना है 738.44। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए मुझे उम्मीद है कि ये डीआई आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और देखिएगा आप लोगों को ये डीआई जब मैंने बनवा के पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके बता रहा हूँ, कहीं ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। एग्ज़ाम में जो पीडीएफ हमारे पास बच्चों ने भेजी थी या जो हमारे पास पीडीएफ आई थी, अगर उस डीआई को मैं ऐसे बताता तो वहीं खिचड़ी जैसी पकाता रहता, शायद उतना बेहतर आप नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने कहा कि पेपर तो हो ही चुका है, अब मेरे जल्दी बता देने से तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं बच्चे जाएंगे पेपर में सही करके चले आएंगे। जो होना था हो गया। अब जिन लोगों को कम से कम कल पेपर देना है तो उन्हें आइडिया लग जाए कि किस लेवल की डीआई आ रही है। ठीक है, हालांकि ये भी मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल सेम लेवल रहेगा, हो सकता है कि यहाँ का लेवल इस आज की परीक्षा का लेवल थोड़ा सा डाउन रहा हो, कल का लेवल और अप हो जाए, हो सकता है आज का लेवल अप हो कल का और डाउन हो जाए, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं ये डीआई का सॉल्यूशन सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने पेपर में जो किया है या जो टिक कर दिए हैं सवाल, उन्हें पता चल जाए, उन्हें आत्मसंतोष मिल जाए कि हाँ यार मेरा इतना सही है इतना गलत है। समझ रहे हैं ना बेटे? चलिए, और बाकी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में जो होना था हो गया भैया। ठीक है, अब टेंशन वेंशन त्यागो और पढ़ाई पे ध्यान दो।
देखो ये क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका का अध्ययन करके हमें उत्तर देना है। बात और लिखिए, कार के स्टैंडिंग टाइम मतलब खड़े होने के समय को ध्यान नहीं रखना है। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कार खड़ी है तो उस टाइम को आप मेंशन नहीं करेंगे। हालांकि इस डाटा में मुझे कहीं दिख नहीं रहा है खड़े होने का टाइम, सीधे चलने का टाइम दे रहा है। अब पहले आंकड़े समझ लो क्या है। कार का माइलेज दिया गया है। माइलेज मतलब क्या है, 25 किलोमीटर कार 1 लीटर में चलती है। और ये क्या दिया गया है, एक दिन में उपयोग हुए डीजल की औसत खपत दी गई। एक दिन में कितना डीजल कार खाती है वो दिया गया है। ठीक, मतलब जितना डीजल खाएगी उसी हिसाब से कार दूरी तय करेगी। इधर क्या है, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये 10 दिनों के दौरान लगने वाला आपका समय है भैया। चलो भाई, अब सवाल का देखते हैं किस तरीके से आंसर देना है। ध्यान दीजिए भाई, सवाल क्या है। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताना है। तो पहले अल्टो की गति बताओगे बाद में, पहले तो ये बताओ गति बराबर होता क्या है। मतलब गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले दूरी देखो। अल्टो कार 25 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है और 10 लीटर एक दिन में तेल खाई है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 250 किलोमीटर कार चली। बात सही है कि नहीं। लेकिन ये कितने दिन में, एक दिन में। और जो हमें बजट दिया गया है वो 10 दिन का दिया गया है। तो 10 दिन में कार चली है कितना, 2500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर की हमारी कार दूरी तय करती है। और भैया 10 दिनों के दौरान 50 घंटे कार चली है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये अल्टो की चाल आ गई। अब दूसरा किसके बारे में पूछा है, टियागो की। चलो पहले टियागो के बारे में बात कर लेते। टियागो 30 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है। अब 12 लीटर अगर एक दिन में तेल खर्च हो गया है तो इसका मतलब टियागो 360 किलोमीटर की दूरी तय की है कि नहीं तय की है। लेकिन ये जो दूरी है वो एक दिन की दूरी है। तो 10 दिन की दूरी देखें तो 10 दिन की दूरी 3600 किलोमीटर आ गई। अच्छा, टियागो को इतनी दूरी चलने में लगा समय भी कितना है, 50 घंटे। तो बटे कर दो भैया 50, चाल बराबर दूरी बटे समय। जीरो इससे ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। बताओ अल्टो और टियागो की स्पीड का अनुपात 25:36 आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान था ना। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 6 के बाद देखते हैं अगला सवाल नंबर 7। क्या दिया गया, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से, मतलब जिस गति से अल्टो और क्विड चलती हैं उसी गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक, लिखा है मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। और यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे को मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय बताना है। तो समय बाद में बताओ, पहले तो अल्टो और क्विड की स्पीड बताओ। तो देखो अल्टो की स्पीड तो अभी अभी दोस्त आप लिखे थे 50 किलोमीटर पर घंटा। बताओ बात सही कि नहीं। अब आप क्विड की स्पीड लिख लो। क्विड की स्पीड पहले लिखो। तो क्विड कहाँ है भाई, आखिरी में दी हुई। आप डाटा देख लीजिएगा, थोड़ा सा छुपा हुआ है, मैं सामने ले आता हूँ। 25 किलोमीटर क्विड 1 लीटर तेल में जाती है। और क्विड 20 लीटर अगर एक दिन में डीजल खा गई है तो इसका मतलब क्विड कार 500 चली है। समझ आ रहा है, 500 चली है क्विड एक दिन में। ठीक, और कारें चल रही हैं 10 दिन। तो इसका मतलब 10 दिन में 5000 किलोमीटर क्विड चली है। क्विड 5000 किलोमीटर चली है, लेकिन 10 दिनों के दौरान जो क्विड को समय लगा है वो 100 घंटे लगा है। तो बताओ 100 घंटे में अगर क्विड कार चली है तो भैया जीरो से जीरो कट गए। तो क्विड की आ गई स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा। एक बात बताएंगे भैया, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अल्टो चल रही है और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्विड चल रही है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो इधर से अल्टो आ रही है, इधर से क्विड आ रही, तो ये दोनों के बीच में अगर 2300 किलोमीटर की दूरी है तो जब बराबर है स्पीड से दोनों कारें आ रही हैं तो बराबर समय पे आ जाएंगी और बराबर ही समय पे अपने अपने पॉइंट पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि स्पीड सेम है। अगर ये स्पीड अलग अलग होती तो यकीन मानिए ये सवाल लगाने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता। लेकिन फिलहाल आपका बिल्कुल आंसर नॉर्मल है, तो बराबर टाइम पे अपने अपने पॉइंट पे पहुंचेंगी, इसलिए दोनों के बीच के समय का अंतर क्या है भैया, जीरो है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय
समय का, लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात बताना है। तो ऐसा करते हैं भाई, तरीका बताते हैं कैसे। एक साथ लिख देता हूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एक बात बताओ भैया, एक तरफ हमें किस कार को, मिनी कार को चलाना है, तो यहीं पे लिख लेते हैं ये मिनी कार है। और एक तरफ किस कार को चलाना है भाई, यहाँ पे स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट कार आ गई। एक मिनी कार है, एक स्विफ्ट कार है। अब ये बताओ, मिनी कार से हमें 875 किलोमीटर की यात्रा का समय बताना है, स्विफ्ट कार से 990 किलोमीटर की यात्रा का समय बताना है। अब समय तो बाद में बताओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखो मिनी कार की चाल यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तरीका समझो। ये बताओ, मिनी कार 20 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है। 25, अगर 25 लीटर तेल खर्च हुआ है तो 500 किलोमीटर एक दिन में चली, तो बताओ 10 दिन में 5000 किलोमीटर चली। और बताओ 5000 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना है भैया, 5000 किलोमीटर चलने में लगा समय 80 घंटे। ये बताओ, ये मिनी कार की चाल आ गई। अब ये बताओ, दूरी बटे चाल, समय आ गया। अब यहीं पे स्विफ्ट कार के बारे में अगर देखते हैं, तो स्विफ्ट कार का देखो भैया, स्विफ्ट ये 22 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है, 10 लीटर में 220 गई, लेकिन 10 दिन चली, तो 10 दिन में 2200 किलोमीटर कार हमारी चली। अब 2200 किलोमीटर तो चली, लेकिन 2200 किलोमीटर चलने में उसने घंटे क्या यूज कर लिए, 55 घंटे यूज कर लिए। तो 10 दिन का है ना, तो बटे कितना कर देंगे, 55 कर देंगे भैया। यहाँ पर भाग देते हैं, सॉल्व वॉल्व करते हैं भैया। थोड़ा सा ऐसा करें, जीरो से ये जीरो काट लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों जीरो से देखो, ये दोनों जीरो शहीद हो गए, ठीक। और थोड़ा कटाई पिटाई अगर कर लें तो बाद में तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का। अब ऐसा करते हैं, रेशियो बनाना है, तो रेशियो में क्या करते हैं कि ये 55 ऊपर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा। तो लिख लेते हैं भाई, ऐसा कर लेते हैं। पहले अगर कट सकता है तो काट ही दो थोड़ा सा। 22 से इससे काटो जरा, 22 से काटो तो 22 चौको 88, 22 पंचे 110, ठीक। इसको 5 से काटो भाई, 5 से काटो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 55 25, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया 175 गुणा कितना 8, अनुपात उधर कितना आ गया 35 गुणा कितना आ गया 55। चलो भाई 5 से काटो, 5 निम 45, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 55 25, फिर 5 से काटो 11, फिर 5 सत्ते 35, 7 अट्ठे 56 और 11 निमा 99। भैया जी इन दोनों के समय का अनुपात आ गया 56 अनुपात कितना 99। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है भैया। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अरे यार 5 सवालों के बीच में एक आध सवाल तो कठिन हो ही सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल होगा भैया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये दिया गया है, 10 दिनों के दौरान टियागो और कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बनाना है, कितना है। तो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी कार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात बनाना है। तो देखो 10 दिनों के दौरान टियागो ने कितनी दूरी तय की वो देखो। तो टियागो की 10 दिन की दूरी देखो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, 30 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। और एक दिन में अगर 12 लीटर तेल खाई है कार, तो टियागो कार 12 तिया 36, 360 गई। एक दिन में 360 गई, 10 दिन में 36 हो गई। अब बात कर लेते हैं मिनी कार, ये रही मिनी कार, 20 किलोमीटर 1 लीटर तेल में चली जाती है, और अगर 25 लीटर तेल खा गई है तो इसका मतलब 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर कार चली एक दिन में। हमें चलाना है 10 दिन, तो 5000 किलोमीटर। तो भैया दूरी का अनुपात तो बनाना है 0 0 0 0। अब 2 से काट लो, ये 18 आ गया, 2 से काट लो, ये कितना आ गया 25 आ गया। तो 18 अनुपात 25, ऑप्शन डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए आखिरी सवाल एस का देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है एस का, देखिए भाई। अगला सवाल लिखा है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और बी कार 150 और 300 घंटों में तय करें, तो ए बी की औसत का अनुपात बताना है। तो भैया पहले तो आपको टोटल दूरी पता करनी है, तो दूरी यहीं से पता कर लो। ये बताओ, एक बात समझना, हमें दूरी कै दिन की बनानी है 10 दिन की। तो ऐसा करो, ये 1 दिन का तेल है, इसको 10 दिन का तेल बनाने के लिए एक एक जीरो पहले से बढ़ा लो, तुम्हें सोचना आसान हो जाएगा थोड़ा। एक एक जीरो इसलिए बढ़ाया क्योंकि 10 दिन की खपत हमने बना ली। अब ये बताओ,
अगर 25 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है तो 100 लीटर तेल में गई 2500। यहीं पे लिखते जा रहा हूं, कहीं पे भी लिख लो, यहाँ पे 2500। ठीक, ये बताओ 22 के हिसाब से 2200। ठीक, फिर 12 तिया 3600। फिर यहां पर कितना है भाई, 25 दूनी 50, 5000। फिर इसको 25 दूनी 50, 5000। ठीक, सबको जोड़ो, ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। ठीक, 5 2 7 6 13 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 2 7 6 13 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हाथ से लगा 1 2 2 4 4 और 3 7 7 5 12 12 और 5 कितना हो गया, 17 17 और 1 18। बताओ 18,300 किलोमीटर की दूरी हमारी सभी कारों में 10 दिन में चली। अब सवाल कह रहा है कि एक कार 150 घंटे में इस दूरी को तय करेगी। तो बताओ 18,300 किलोमीटर को एक कार अगर 150 घंटे में तय करेगी तो औसत चाल, जीरो से जीरो, 15 से काटे, 15 से काटे, 15 एकम 15, फिर 15 दूनी 30, फिर यहाँ पे 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ये ए कार की स्पीड आ गई। अब बी कार की स्पीड देखें तो यहाँ पर कितना, 18,300 बटे कितना है, 300। जीरो से जीरो काटो, 3 से काटो भैया, तिछक 18 और 3 एकम 3, 161 आ रहा है। अब ये बताओ, ये ए की औसत स्पीड आ गई और ये बी की औसत स्पीड आ गई। हमें इन दोनों की औसत स्पीड का क्या बताना है, अंतर। तो घटाओ, ये एक आ रहा है, ये आ रहा है एक, तो 61 किलोमीटर पर घंटा आपका अंतर आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बताइए तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, लॉजिक क्लियर है। देखते हैं भैया अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये दोनों डीआई आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली डीआई के बारे में देखते हैं, ये क्या दिया गया है। ये भी बहुत अच्छी डीआई है, थोड़ा सा आंकड़ों को सही तरीके से समझना। वहाँ पे दोनों लाइनों में, सच में बताऊँ, जिसमें मेरे सामने पेपर आया तो लाइनों में अंतर क्लियर करना बड़ा कठिन हो गया। बड़ी ये वहाँ पे जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उनको भी इस चीज़ में लाइनों में अंतर करना बड़ा कठिन हो गया होगा। देखो भाई क्या है कि जो एक है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या दिखा रही है, एक लाइन कंपनी में जो शामिल हो रहे हैं लोग, और एक लाइन क्या दिखा रही है कि कंपनी में उस साल कितने लोग जा रहे हैं। ठीक, तो ये बताओ, शामिल होने वाले प्लस को इंडिकेट करेंगे और निकलने वाले माइनस में इंडिकेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस रेखा चित्र का अध्ययन करके ये करना है कि क्या मतलब कंपनी में उतार चढ़ाव हो रहा है। चलिए भाई सवाल में शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। पहला सवाल देखिए, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बतानी है। क्या है, अब 2003 तक अगर हमें पहुंचना है, सबसे पहले यहां पे 2003, सन 2000 में जो जनसंख्या है वो है 5000। बात समझना, सन 2000 में जनसंख्या है 5000। अब हमें बतानी है 2003 की जनसंख्या। तो सबसे पहले समझते जाना, कितने लोग शामिल हो रहे हैं ये पता लगाना है। कंपनी में शामिल होने वाले लोग हैं पहले तो 500 लोग शामिल हुए, फिर 450 लोग शामिल हुए, ठीक, फिर 600 लोग शामिल हुए। ये कंपनी में शामिल होने वाले लोग हैं। ठीक, शामिल कितने हुए, 0 5 और 5 4 9 6 15, तो 1550 लोग कंपनी में शामिल हुए। अब इन्हीं वर्षों के दौरान कितने लोग कंपनी छोड़ के गए, तो पहले 400 लोग गए, फिर 600 लोग कंपनी छोड़ के गए, और फिर 550 लोग कंपनी छोड़ के गए। तो बताओ, ये 0 ये 5 6 4 10 5 15, 1550 छोड़ के भी गए। तो ये बताओ 1550 शामिल हुए और 1550 छोड़ के गए। तो ये बताओ कंपनी की संख्या आज भी कितनी होगी, 5000 होगी। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, ए सही हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं हो गया। भाई कंपनी 2001 से 3 के बीच में जो लोग गए वो देख लो, जो लोग आए वो देख लो, और आपको पता चल जाएगा कि 5000 में लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बात समझ में आई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, मतलब हमें यह नहीं पता है कि किस वर्ष की बात कर रहे हैं, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या देखनी है और कंपनी छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या से अनुपात बनाना है। तो कंपनी में शामिल होने वाले न्यूनतम संख्या, तो ये देखो शामिल होने वाली की ब्लैक लिस्ट है। तो अगर देखें 500 450 600 700 550 700, सबसे मिनिमम तो भैया 450 हुआ ना,
ठीक, शामिल होने वाले में 450 सबसे कम लोग शामिल हो रहे हैं। अब छोड़ने वाले में अधिकतम देखना है। ये छोड़ने वाली लाइन है 400, 600, 550, 500, और ये कितना है भाई 600, और ये कितना है 650। बताओ सबसे मैक्सिमम 650 लोग कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, बटे 650 कर लो। अनुपात बनाना है 0 से 0, 5 निम 45, 5 से काटो 13 पचे 65, 9/13 का अनुपात आएगा। इस हिसाब से आंसर सी सही हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो ABC के फॉर्म में आंसर नहीं याद रखना है आपको, क्योंकि आपके प्रश्नों में आंसर ऊपर नीचे किए गए हैं अलग अलग पेपरों में, तो आपको सही से सावधानी से समझते हुए 9/13 ढूंढना है, 9/13, ना कि ऑप्शन सी। समझ रहे हैं ना? चलिए भाई, सवाल नंबर 12 के बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 13 क्या है। 13 नंबर सवाल देखिएगा भाई। 13 नंबर सवाल क्या है? लिखा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। तो सिर्फ छोड़ने वालों की बात कर रहा है, तो ये हैं छोड़ने वाले। तो बताओ 400 से 600 हो गए, ठीक, 400 से 600 हो गए, कितने बढ़े 200, तो 200/400, ठीक, एक एक वर्ष की। अब ये 2002 का स्टेटस है, ठीक। फिर इसके बाद ये बताओ 600 से 550 हो गए, 600 से 550 हो गए, कितने घटे 50, 50 बटे कितने हैं 600, ये यहां का स्टेटस आ गया 2003 का। फिर 550 से 500 हो गए, फिर 50 घटे, तो आ गए 50/550, ठीक। ये एक स्टेटस, अरे यार कितने बटे लग जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा अगला देखते हैं, 500 से 600, तो फिर 100 का इंक्रीजमेंट आया, 100 का इंक्रीजमेंट 500, 100/500 आ गया। फिर आखिरी ये यहाँ का स्टेटस चेक हो गया, ठीक। और अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ का भी देख लिए। अब 550 से 650 हो रहे हैं, 550 से 650 हो रहे हैं, तो 550 से जब 650 हो रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं भैया 100 बढ़ रहे हैं, किस पर बढ़ रहे हैं 550 पे। अब 550 पे तरीका बताते हैं, आपको मैक्सिमम बताना है कि अधिकतम कौन है। तो अधिकतम का एक मैंने एक दिन लॉजिक बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिसका हर छोटा होगा वही मैक्सिमम होगा। इसको काट के हल करो 1/2 आएगा, इसको काट के हल करो 1/12 आएगा, इसको काट के हल करो 1/11 आएगा, इसको काट के हल करो 1/5 आएगा, इसको काट के हल करो 1/5.5 आएगा कि नहीं आएगा। इन सब में सबसे छोटा डिनोमिनेटर 1/2 ही तो है, तो बताओ यही मैक्सिमम वृद्धि दिखा रहा है। तो बताइए इस हिसाब से आंसर 2002 हो गया, तो 2002 वाला आंसर सही है, इसका मतलब आपका उत्तर डी सही आएगा। 2002 में ही आपकी मैक्सिमम वृद्धि हो रही। वृद्धि और कमी से नहीं मतलब है, ये कह रहे वृद्धि हो चाहे कमी, अधिकतम कहाँ है, तो अधिकतम 2002 में है। बताइए लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आसान प्रश्न था, केवल सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। 13 के बाद 14 नंबर सवाल क्या है? लिखा है वर्ष 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो 2002 की पहले जनसंख्या पता करो, तो समझना पहले आने वाले लोग देख लो। वर्ष 2002 में आने वाले लोग 500 यहां आए और 450 यहां आए, टोटल 950 लोग आए, ठीक। और 400 गए और 600 ये गए, तो 1000 लोग गए। तो बताओ यार आए 950 गए 1000, तो मतलब जनसंख्या में 50 की कमी आ रही है, किस 2002 में। तो 2002 में अगर 50 की कमी आ रही है तो 2002 की जनसंख्या अगर हम देखें तो 5000 में से 50 लोग कम हो गए, तो आपके 4950 लोग आ गए। ये वर्ष 2002 का स्टेटस है। अच्छा वर्ष 2003 का स्टेटस याद करो, मुझे अभी भी याद है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि इन सब को अगर देख लिया जाए तो वर्ष 2003 में अभी देखिएगा हम लोगों ने निकाला था 1550 लोग आए थे, 1550 लोग गए थे, ठीक। तो मतलब टोटल 5000 बने रहे थे, ठीक। अगर हम वर्ष 2003 का देखें तो आने वाले लोग 1550 हैं और जाने वाले लोग भी 1550 हैं, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो जनसंख्या आपकी 5000 की 5000 है। तो बताइए ये वर्ष 2003 की जनसंख्या है।
सवाल कह रहा है 2001 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो 2 से 3 में वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही, 50 की, बटे 4950 और गुणा कितना कर लीजिए भैया, 100 कर लीजिएगा। अगर 100 से सॉल्व करेंगे तो भैया 0 से 0, 5 से काटो, 5 निम 45, 5 निम 45। अब ये बताओ 100 में जब तुम 99 का भाग दोगे तो लगभग एक ही बार भाग जाएगा, तो आंसर आएगा 1% की वृद्धि हो रही है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉजिक क्लियर हुआ? बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी सवाल है, हालांकि कठिन नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 14 के बाद 15 नंबर सवाल देखिएगा। लिखा है वर्ष 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। बार बार 2003 की जनसंख्या आ रही है, याद रखिएगा 2003 की जनसंख्या अभी अभी हम निकाल चुके हैं शुरुआत में, 5000 है। क्यों 5000 है? क्योंकि 1550 लोग आए थे और 1550 लोग चले गए। अब 2006, अब ये लास्ट तक जोड़ना पड़ेगा, 2006 अब जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसा करते हैं, पहले ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ पे कंपनी में शामिल होने वाले लोग देख लेते हैं। कंपनी में शामिल होने वाले लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ये शामिल हो रहे हैं भैया, शामिल हो रहे हैं ये लोग, ये शामिल हुए। तो ऐसे जोड़ते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। 7 5 12, 12 5 17, 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 6 23, 23 और 4 कितना हो गया, 23 और 4 27, 27 और 5 कितना हो गया, 27 और 5 32 हो गया, 32 हो गया। और ये देखो 50 ये है और 50 ये है, 100 हो गया, तो 32 एक 3300। तो 3300 लोग कंपनी में क्या हो रहे हैं भैया, शामिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं 3300 लोग, याद रखना ये 3300 लोग शामिल हो रहे हैं। चलो अब जाने वाले लोगों को देख लें, जाने वाले लोग कौन है। जाने वाले लोगों को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये 400, ये 600 और ये 550, ये 500, 600 और 650। तो पहले पूरे 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 4 सॉरी 22 और 6, 22 और 6 कितना हो गया, 28, 28 4 32, 28 4 कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, जरा इनको डाटा जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि इतने डाटा जोड़ना, एक बार मैं पूरा दोबारा से जोड़ देता हूँ बेटा। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी ये हैं, देखो शामिल होने वाले ये 500 हैं, ये 450 हैं, ये 600 हैं, ये 700 हैं, ये 500 हैं और ये 700 हैं। तो ऐसा कर 7 5 12, 12 7 19, 19 और 6 कितना हो गया, 25, 25 और 4 कितना हो गया, 29, 29 5 34, एक 3500 होंगे भैया। यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये 3500 होंगे, 3500 लोग शामिल हो रहे हैं, शामिल होने वालों की संख्या 3500 आ रही है, ठीक, ये प्लस में लिख लो। अब छोड़ने वाले लोग काउंट कर लो, छोड़ने वाले लोग जिनको अंडरलाइन नहीं किया उनको ही जोड़ लेते हैं। 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 6 28 4 32 और 50 और 50 ये वाला 32 और 1 33, 3300 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया ये बताओ 3300 लोग छोड़ के जा रहे हैं, 3500 लोग आ रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से कितने लोग बढ़ रहे हैं, 200 लोग बढ़ रहे हैं। तो ये बताइएगा जनसंख्या आपकी हो गई भैया 2006 की जनसंख्या 5000 में 200 बढ़ा दो तो 5200 हो गई भैया। बताओ बात सही कि नहीं है? सवाल क्या कह रहा है, लिखा है कि 2003 में काम करने वालों की संख्या 2006 में काम करने वाले की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो भैया ऐसा लिख लो 5000 बटे 5200 और गुणा कितना कर लो, 100 कर लो भाई, 0 0 0 0, ठीक, 5 से इसे काटो, 5 से 2 से काटो 26, 2 से काटो 25, फिर 2 से काटो 13 और 2 से इसे काटो तो कितना आ जाएगा 50। तो ये 25 पंचे 125, मतलब 1250 बटे कितना 13। अब 13 117, 117 हो गया, 80 बचा। अब 13 छंग 78, तो लगभग 96% के आसपास कोई आंसर है, तो आपका 96.15 आंसर आ जाएगा। बताइएगा तरीका समझ में आया या नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आपकी 3 DI क्लियर हो गई।
चौथी डीआई जरा ध्यान से समझिएगा, चौथी डीआई क्या है भैया, चौथी डीआई समझिए। देखिएगा आज की ये भी डीआई पे देखिएगा पेपर में आंकड़े बड़े अंदर लिखे हुए हैं, पूरा ब्लैक पोर्शन था, मैंने तो यहाँ पे व्हाइट करवा के लिखवा दिया है ताकि बताने में दिक्कत ना आए। अगर पेपर होता तो सच में अगर मैं यहाँ पे मतलब उस पेपर की पीडीएफ खोलता तो तुम्हें ये आंकड़े तक नहीं दिखाई देते, मतलब जो पीडीएफ आई हुई थी उसमें आंकड़े नहीं दिखाई देते। इसीलिए प्यारे बच्चे मैंने आपको ये पूरी डीआई बनवा के अलग से बनवा के आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जाहिर सी बात है बार ग्राफ है, जल्दी हल हो जाएगा। चलो भैया प्रश्न देखते हैं क्या है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाखों में, ये कंपनी का उत्पादन दिया गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक का, ठीक है, काफी दिए गए हैं, 3, 3, 6 और 2, 8 साल दिए गए हैं। चलो ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल क्या है भाई, सवाल देखो भाई, सवाल पहला क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत में वृद्धि अधिकतम थी। अब ये बताना है किस वर्ष में वृद्धि अधिकतम थी। सबको चेक करते मत घूमना, 2012 को चेक करना है, तो इससे इसको चेक करो कितना वृद्धि दिख रही है, 15/40 लिख लो, बस छोड़ दो इसको। फिर 2015 चेक करो, 15 ये है, 60/80, 20/60 लिखो, 20/60। बाद में अभी जुगाड़ तो हम आपको सिखा ही चुके हैं। फिर 17 चेक करो, 17 कहाँ है, 17 ये है, 65 से 90 कितना बड़ा भैया, 25/65, 25/65, ठीक। फिर यहाँ पर देखिएगा कितना हो रहा है, कौन सा वर्ष और जो है 2013, 13 कहाँ है, ये है 13, तो 55 से 75, 20/55, ठीक। अब हमें बताना है कहाँ पे वृद्धि अधिकतम हो रही है, तो अधिकतम होने के लिए तरीका बताते हैं भैया, यहाँ पर सब में 0, 0 का गुणा कर लो। अब काटना आपके लिए सहज हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे, 0 से 0, 4 से अगर काटोगे तो ये आ जाएगा लगभग 37 के आसपास, भाई 4 तिया 12, 4 7 28। फिर 0 से इसे काटोगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 के आसपास आएगा, ठीक। फिर इसे अगर काटेंगे, 5 से पहले काटो, 5 से काटो 13, 5 से काटो 500 आ गया। अब 13 का भाग देते हैं तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 लगभग कितना आ गया भैया, यहाँ पर 13 तिया 39, 11 आ गया, तो 110 हो गया, 13 7 91, 13 8 104, 38 के आसपास आ गया। फिर अगर इसको काटें, 5 से काटे 11 और 5 से इसे काटे भैया, 5 चौको 20, 40, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 तिया कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, 11 तिया 33 आ रहा है, और यहाँ पर कितना बचा भैया, 7 बचा, 7 बचा, 11 छक्का 66 आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपके आंकड़े आ पा रहे हैं। अच्छा पहले वाले को जरा चेक कर लेते हैं, पहले वाला आंकड़ा क्या सही कटा हुआ है, ये पहला वाला आंकड़ा जरा चेक कर लीजिएगा एक, क्योंकि पहले वाले आंकड़े में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाले आंकड़े में कुछ 37.5 आ रहा है ना, 37.5 आ रहा है। दूसरा वाला आंकड़ा देखिएगा, ये वाला आंकड़ा जरा देख लीजिएगा, दूसरा वाला यहाँ पर कौन सा था, 2015 था ना, 15 था, 20 बढ़ा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कितना है भाई, लिखा है किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत में वृद्धि सबसे अधिकतम थी। अगर यहाँ पर हम देखें तो पहला है 15/40, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो ये हो रहा है, कोई आंकड़ा चेक कर लो, कोई आंकड़ा गलत ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे छोटी सी मिस्टेक है। 60 से 80 हो रहा है 2015 में, ठीक है, तो 20 बढ़ रहा है, और फिर 25/65 ये भी ठीक है, फिर ये 20/55 ये भी ठीक है। अब हमें बताना है इन सब में सबसे मैक्सिमम कहाँ है, तो इस हिसाब से अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पे ये 38 ही सबसे मैक्सिमम आ रहा है भाई, 38 ही सबसे मैक्सिमम आ रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर कोई नहीं आ रहा है। तो 38 मैक्सिमम आ रहा है, तो ये कौन सा ईयर है आपका भाई, देखो 17, तो इस हिसाब से आंसर 2017 आएगा। बताइएगा सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लॉजिक क्लियर हो गया। चलिए भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, डाटा जरा इसका चेक करवा लेना एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि डाटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया है, 16 के बाद 17।
17 नंबर सवाल दिया गया, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो सबसे पहले तो औसत उत्पादन पता कर लो भाई। औसत उत्पादन पता करने के लिए सबको जोड़ो भाई। कितना है 40, फिर कितना है 55, फिर कितना है 75, फिर कितना है 60, फिर 80, फिर 65, फिर कितना है भाई 90, और 65 के बाद यहाँ पे है 90, और ये क्या है 95। जोड़ लो भाई, 2 2 4 2 6 2 8, जोड़ो 5 5 10 5 15 5 20 का कितना आ गया 0, 20 का 0 आ गया, यहाँ से लगा कितना 2, 4 5 9 9 7 16, 16 और 6 22 और 8 कितना हो गया 22 और 8 30 हो गया, 30 6 36, 36 और 36 और ये 18 जोड़ लें तो 54 हो जाएगा। 54 और हासिल वाला 2 था तो 54 और 2 कितना हो गया भैया 56 हो गया। ठीक, बटे कितना कर देंगे भाई, ये 8 का भाग देंगे, तो 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 70 आ रहा है ना। ठीक, 70 आ रहा है। अब 70 से यहाँ पे कितने वर्ष आपके अधिक हैं, तो 70 से अधिक वाला तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 वर्ष आपके 70 से अधिक हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा सी सही हो जाएगा। बताइए लॉजिक क्लियर हो, वो वाला चेक कर लिया, एकदम क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 17 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या है भाई। ये तो बहुत सरल था, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। 18 नंबर, सबसे ज़्यादा पता है दिक्कत क्या होती है, जो नई डीआई आई होती है उसका डाटा चेक नहीं हो पाता है, और डर ये रहता है अगर एक भी डाटा गलत हो गया तो डीआई फिर बड़ा परेशान करेगी। 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी गिरावट आई। अब ये रहा 14, और कहाँ, ये देखो गलत लिखा हुआ है यार, 2013 से 2014, ये 2014 है। 2013 से 14 तक कितनी गिरावट आई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी गिरावट आ रही है 15 की, 13 से 14 में 15 की गिरावट आ रही है, तो 15 बटे 75 गुणा कितना 100, तो 15 अपना 75, 5 दूनी 10, मतलब 20% की गिरावट आ रही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया है। चलिए भाई 18 के बाद सवाल नंबर 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर सवाल क्या है भाई, 19 नंबर सवाल क्या है, 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था। तो सबसे पहले यहाँ पर 15-16 का उत्पादन चेक कर लेते। 15 ये रहा, 16 ये रहा, 15-16 का उत्पादन 145 आ रहा है। अब 145 बनाने वाले मुझे तो ये दिख रहे हैं भाई, 55 और 90, 9 5 14, 145 ये। तो बताइएगा इस हिसाब से ये कौन सा है, 2012 है, ये 2017 है, तो 2012-17 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन सही हो गया भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, बिल्कुल बराबर पूछा है। अब औसत निकालने के लिए बटे 2 मत करते रहना भाई, बटे 2 करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जिनका योग बराबर होगा उन्हीं का औसत बराबर होगा भाई, 2 ही 2 वर्ष तो ले रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या दे रखा है 20 नंबर, क्या लिखा है, वर्ष 2011 की तुलना में 18 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग वृद्धि का कितनी थी। तो ये है 40, और 2018 में 95, तो बताओ वृद्धि कितने की है 55 की है, और बटे कितना 40 और गुणा कितना 100, तो 0 से 0 काटो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 55 पंचे 275 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 137.5% की वृद्धि है। क्या ऐसा है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी सही हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस डीआई का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई गलती भी हुई है या आपने कोई तुक्का भी लगाया है तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। बताइए लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ये डीआई आप लोग सभी लोग घर पे दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको आगे कभी कोई भी एग्जाम में अगर ये 4 डीआई रिपीट होती हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई डीआई हैं, आपके सामने अभी प्रत्यक्ष में तुरंत का तुरंत पेपर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर दोबारा ये किसी भी एग्जाम में रिपीट होती हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, और अभी देखिएगा मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अगली डीआई का भी सॉल्यूशन आज ही शाम तक आपको अपलोड करवा दूँ। धन्यवाद दोस्तों।